ये जो एनर्जी है वो आपकी फॉसिल फ्यूल हो सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या ये जो बिजली है वो किसी भी तरह से बनाई जा सकती है। अगर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज को बांटने की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कन्वेंशनल पारंपरिक और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जिसको हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, या जो है वो उपले हैं, ये सब जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं पे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर उसकी बात करी जाए तो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है, बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर इसको ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अगर इसको वर्गीकृत करें तो हम लोग बांटते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो कि इस्तेमाल करने के बाद भी खत्म नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी है जो कि इस्तेमाल करने पर भी खत्म नहीं होती। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि अगर एक बार हमने इनका प्रयोग कर लिया तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आने वाली, जैसे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कोयला है, ऑयल है, या नेचुरल गैस है, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल है। एक बार खत्म करने के बाद दोबारा ये वापस पुनर्जीवित नहीं की जा सकती। कोयले को समझते हैं तो कोयले की बात करें तो कोयले को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। भारत में जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी देने वाला सेक्टर है वो कोल के ऊपर डिपेंड है। कोल जो है वो कई प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर से मिलता है, जिसमें 95% कार्बन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला है जो कि भारत में सबसे ज्यादा अवेलेबल है 80%, उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 55 to 80% की होती है। लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, निम्न स्तरीय कोयला है, और पीट जो है सबसे खराब कोयला है जिसमें 40% से भी कम कार्बन होती है। कोयले के भंडारण की बात करें तो कोयले का जो भंडारण है वो झारखंड में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है। ऑयल की बात करते हैं तो जो ऑयल है, क्रूड ऑयल को कई भागों में बांटा जाता है, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके बाद जो है पीट जो है, इसके बाद जो है वो स्लग जो बचता है वो सब चीजें निकलती हैं। तो इसमें जो है ऑयल की रिफाइनरी करनी पड़ती है, और ऑयल की रिफाइनरी के लिए जो सबसे पहले रिफाइनरी स्थापित की गई थी वो 1901 डिपोई में लगाई गई थी। इसके बाद बहुत सारे हमारे तेल शोधन के क्षेत्र हैं। जो हमारा तेल शोधन है बहुत कई जगह पर मिलता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, यहाँ पर डिगबोई, नाहरकटिया, सूरमा घाटी, ये सब इसके क्षेत्र हैं। कावेरी नदी बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, ये सब इसके क्षेत्र हैं। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो 4 परियोजनाएं चलती हैं, शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, और उसी तरह से केजी बेसिन में रवा तट है जहां पर तेल शोधन का कार्य किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का भी जो योगदान है वो 6.3% के आसपास है। ये जो रिजल्ट का डेटा है 2022-23 का, और नेचुरल गैस जो होती है उसमें 90% मीथेन पाई जाती है। ये लेड फ्री है, इसके अंदर जो है इसके अंदर शीशा नहीं होता, तो ये जो होती है पोल्यूशन भी कम करती है। और ये जो है नेचुरल गैस वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है हमारे जो फॉसिल फ्यूल है वो पाए जाते हैं, और टर्शरी पीरियड में जो है फॉसिल फ्यूल जो थे वो जमीन के नीचे दब गए थे। ऐसा माना जाता है कि जिस समय डायनासोर हुआ करते थे उस समय धरती पर कोई उल्का पिंड टकराया, जिससे बहुत सारा जो हमारी वनस्पति थी और जनजीवन था वो जमीन के नीचे दब गया। अब जमीन के नीचे हमको मालूम है जैसे जैसे हम लोग अर्थ क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि 2000-3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन जब ये पृथ्वी के नीचे दबा, थोड़ी नीचे दबा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो था वो काफी ज्यादा हो चुका। लेकिन वहां पर ये वनस्पति जल नहीं पाई, ना ही तो जीव जो है जंतु ही जल पाए, ना एनिमल जल पाए, क्योंकि किसी चीज के जलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा ऑक्सीजन। चूंकि ये सब चीजें मिट्टी के नीचे दबी थी तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये सुलग गई, और दबाव की वजह से
जिन जगहों पर वनस्पतियां थी वहां पर ये कोयला बन गया, और जिस जगह पे समुद्री मछलियां या जीव जंतु थे उनका जो फैट था वो जो है कन्वर्ट हो गया जो है वो फॉसिल फ्यूल में, वो पेट्रोल डीजल इन सब में क्रूड ऑयल में बदल गया। तो इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी की जो भागीदारी है वो भारत में 1.7% है, और न्यूक्लियर एनर्जी को यूरेनियम से, थोरियम से, मोनाजाइट बालू से, इन सभी से बनाया जाता है, लेकिन अभी जो है बनाया जा सकता है, लेकिन यूरेनियम से अभी बनाया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी को फिजन के द्वारा बनाया जाता है, कंट्रोल फिजन के द्वारा बनाया जाता है। अगर हमको मालूम होना चाहिए कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम को जब फिजन करते हैं, यूरेनियम के परमाणु को जब तोड़ा जाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होते हैं न्यूट्रॉन्स, और तोड़ने के लिए उनके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बमबार्डिंग कराई जाती है। जब यूरेनियम का परमाणु टूटेगा तो उसके साथ न्यूट्रॉन भी टूटेंगे, 3 न्यूट्रॉन टूटेंगे। अगर हमने इसको अनकंट्रोल छोड़ दिया तो परमाणु बम की तरह ये विस्फोट कर जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रॉन को रिलीज करती हैं, जिससे कि आगे ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड वे में एनर्जी देती रहती है। इसके बाद हमारे देश में जो यूरेनियम है वो सिंहभूमि, ललितपुर और कुरुप्पा के खानों में मिलता है। जो थोरियम है वो हजारीबाग में मिलता है, झारखंड में, और मोनाजाइट बालू जो है उड़ीसा में मिलती है। 1954 में न्यूक्लियर एनर्जी का एक अलग विभाग बनाया गया, अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी जो है ये सूर्य से बनने वाली बिजली है जो कि फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा काम करती है। हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत अथक प्रयास कर रही है जिससे कि ये जो क्लीन एनर्जी है वो जो है क्लीन एनर्जी ज्यादा हो जाए और फॉसिल फ्यूल जिससे कार्बन का एमिशन होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए पीएम सूर्य योजना चलती है जो कि लोग अपनी छतों पर जो है सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारी सब्सिडी देती है। उत्तर प्रदेश के झांसी रामपुर में पहला जो है सोलर गांव बना और ये एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। गुजरात के चकरा में सोलर पार्क बना हुआ है और ये जो इसी प्रकार से और भी जगह पे इस तरह की योजनाएं चलती हैं। नेशनल सोलर एनर्जी मिशन जो है 2022 तक का इसका ये टारगेट है कि 100 गीगावाट जो बिजली है वो भारत जो है सोलर से बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं विंड एनर्जी की। जो विंड एनर्जी होती है, विंड मिल होती है, विंड मिल लगाई जाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। गुजरात के कच्छ में 1100 मेगावाट की जो है विंड मिल लगाई गई है जो कि एशिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली विंड मिल है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है चेन्नई में बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं ओटीईसी की। ये जो है ये ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है जो कि खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। और इसके बाद बायो एनर्जी वो है, तो बायो एनर्जी को हम लोग एनर्जी किसी भी चीज से बना सकते हैं। एनर्जी बनाने के लिए दो चीजें जरूरत होती है। एक होता है ट्रांसस्टेरिफिकेशन की जरूरत करनी होती है और हाइब्रेशन की जरूरत होती है। तो आप जो कूड़ा कचरा है घर का निकला हुआ, चाहे वो वेस्ट है, जो गीला कचरा है, तो उस चाहे फलों के छिलके हों या बर्बाद हुआ खाना हो, इन सभी से एनर्जी बनाई जा सकती है। फिर भी मगर ये प्रोसेस काफी महंगा होता है, इसलिए जो है इसे हम लोग इसका इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं। मगर फिर भी जेट्रोपा जो कि कलंजी का पौधा जो जेट्रोपा है, रतन जोत है, उससे बायोफ्यूल बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहला ऐसा इस प्रकार का संयंत्र लगाया गया था। पंजाब में धान की भूसी से जो है बायो डीजल बना लेते हैं। उसी प्रकार से ओखला में जो शहर का जो कचरा होता है उससे एनर्जी बनाई जाती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो जब हम लोग कोई डैम बनाते हैं तो डैम के नीचे रोटर लगा देते हैं और वो रोटर जब घूमता है तो बिजली जनरेट करता है। और भारत में 1897 में पहला सिंधपोम में इस प्रकार का हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया गया था। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में इस प्रकार का एक प्लांट लगाया गया और इस प्रकार से आज के समय में बहुत सारे जो है ऐसी परियोजनाएं चलती हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो
बिजली भी जनरेट करते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एनर्जी को जो है फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है और भविष्य का ईंधन है ये। और बीएचयू में इसके लिए शोध चल रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि हाइड्रोजन एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा देता है और दूसरा इससे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर होता है। और हमें पता होना चाहिए कि जो प्लेन होते हैं या सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो होती है हाइड्रोजन की। अगर भारत की बात करें तो भारत में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो 85% है और 50% नेचुरल गैसेस का इंपोर्ट किया जाता है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करे और साथ ही साथ नेट जीरो के लेवल को 2070 तक अचीव करे। नेट जीरो वो स्थिति है कि जब हम कार्बन इमिशन को पूरी तरह से समाप्त करके क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर आ जाए। थैंक यू।